कि हमारा जो एक तासुर था कि जो जापानीज़ ब्रांड हैं ये सबसे अच्छे हैं जी जी। और उसमें कोरियन आए, उनको उतना पसंद नहीं किया गया जितना जापानीज़ को किया गया, और अब चाइनीज़ जो हैं वो अब मार्केट में आ गए हैं। तो आप चाइनीज़ गाड़ियों का मुस्तकबिल कैसा देखते? अच्छा, गाड़ियों की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें ना, सबसे पहले अमेरिकन कहते थे गाड़ी हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता। वो जापानियों को लॉकडाउन करते थे कि ये अफीमची कौम है, ये गाड़ी बनाएगी। फिर एक दौर आया कि जापान ने रूल किया। फिर जापान से जब कोरिया पे गया तो जापानीज़ ने कहा जी हमारे अलावा गाड़ी कोई नहीं बना सकता। कोरियन ने लेफ्ट राइट सेंटर उनको मारा क्योंकि वो सस्ती थी। अब जो दौर आ रहा है ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिक की तरफ अगर हम जाएँ तो इलेक्ट्रिक के अंदर चाइना ने अपनी सुपरमेसी बना ली हुई है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स इन वर्ल्ड चाइना है, और उसमें भी क्लासेस हैं। पहले था कि जी बहुत सस्ती और हल्की गाड़ी होगा। अब अगर आप देखें तो बहुत सी दुनिया की अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो हैं या टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो बनती चाइना में, डिज़ाइन कहीं और होती हैं। तो उन्होंने उनके भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने सीख लिया, वो डिज़ाइन करा रहे हैं। कोई ऑडी के डिज़ाइनर से करा रहा है, कोई किसी और से करा रहा है। तो दे आर कमिंग बिग टाइम नाउ। यानी आप जो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, अगर कोई बायर उन्हें लेना चाहता है तो वो बेफिक्र होकर ले सकता है? डिपेंड करता है कि आप चाइनीज़ गाड़ी कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, उसके पीछे डिज़ाइनर कौन सा है, टेक्नोलॉजी कौन सी है। सो यस, अभी भी उनके पास ऐसी प्रोडक्ट मौजूद हैं जो बड़ी हल्की क्वालिटी की हैं और प्रीमियम की भी हैं। तो वो उर्दू में कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा हो जाएगा, पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कह रहा हूँ। तो वो जो है आप उसमें आपको हर किस्म की क्लास मिल सकती है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से चाइना ने एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, इम्प्रूव किया ओवर द ईयर्स, और आने वाले सालों में वो मार्केट को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। एकदम यहाँ पे जो SUVs की भरमार हो गई, इससे पहले लोग सीडान लेते थे सर, इसकी कामयाबी के पीछे क्या फैक्टर्स थे? ये एक ग्लोबल ट्रेंड, अगर आप ग्लोबली देखें ना, तो पहले लोग सेडान पसंद करते थे, फिर एक क्रॉसओवर की मार्केट आना शुरू हुई। पाकिस्तान को तो बहुत एंड पे आता है। तो दुनिया में अगर आप देखें, यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, दुबई के अंदर, हमारा ट्रेंड ज़्यादातर हम लोग UAE को फॉलो कर रहे होते हैं। तो उन सब में भी अगर आप देखें ग्लोबली एक डिमांड जो है ना SUV की ज़रूर शुरू हुई थी। और पाकिस्तानी मार्केट में भी जब नए एंट्रेंट आए तो उन्होंने देखा कि यार सबसे ज़्यादा गैप इस मार्केट में है। तो हर कंपनी ने सबसे पहले SUV लॉन्च की। लोग कहते हैं जी नीचे वाली जो है मार्केट 660 में कोई क्यों नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि ये कंपनियाँ NGOs नहीं हैं, उनको प्रॉफिट बनाना है। उनको जहाँ ज़्यादा डिमांड नज़र आएगी, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ कंज्यूमर के पास बाइंग पावर ज़्यादा होगी, वो वहाँ पे लॉन्च करेंगे। और सब ने, इसीलिए आप देखें तो क्रॉस ओवर मार्केट को हिट किया सबने। पाकिस्तान में इस पूरे खित्ते की निस्बत सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ क्यों हैं? सर, बिल वास्ता और बिला वास्ता सबसे ज़्यादा टैक्स भी इस खित्ते में ही है। सो अगर आप आज गाड़ी पाकिस्तान में बना रहे हैं, जो CKD गाड़ियाँ जिनको बनाते हैं, हम कंपनियों को बड़ा बुरा भला कहते हैं, तो आज 100 रुपये की गाड़ी में 52 रुपये टैक्स है। तो 52% ऑफ एवरी कार इज़ टैक्स, अगर वो लोकल बनती है। अगर इम्पोर्ट होती है तो 432% ड्यूटी। ये जो आप और मैं लग्जरी गाड़ियाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूँ सलूट है इन लोगों को जो ले रहे हैं। अगर दुनिया में देखें तो इसकी कॉस्ट 1/5 है, महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं। तो टैक्स इज़ द बिगेस्ट थिंग आई गेस, जिसकी वजह से अगर आपको गाड़ियाँ महंगी लगती हैं। पिछले कुछ अरसे में गाड़ियों की जो सेल है वो बढ़ी है या ड्रॉप हुई है? न्यू कार की जो प्रोडक्शन है वो भी नीचे गई है, सेल भी नीचे गई है। सो अगर हम अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखते आ रहे हैं, 2016 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी, तब पाकिस्तान साल की तकरीबन 1,50,000 गाड़ियाँ बनाता था। वो 18, 19, 20 में फिगर तकरीबन 2.5 लाख के करीब गया पीक पे। और हम अगर कोरोना ना आता और जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये 4 से 5 लाख पे जाएगा 14 ऑटो मैन्युफैक्चर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप 1.5 लाख के फिगर पे खड़े हैं। यानी 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर भी 1.5 लाख बना रहे थे और 13 भी 1.5 लाख बना रहे हैं। सो केक का स्लाइस जो है ना वो छोटा हो गया, केक उतना ही है। अब वो डिवीज़न 13 कंपनियों में हो रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक डाउन टर्न है पाकिस्तान का। ये जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान पे, जिस पे आपने बताया कि 432% टैक्स हम लगा देते हैं, अगर इतना टैक्स ना लगाया जाए तो क्या इससे हमारे जो 14 मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको हेल्दी कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये अपनी गाड़ी की कीमतें रैशनलाइज नहीं कर देंगे और आम कंज्यूमर को उसका फ़ायदा नहीं होगा? बट साहब, ये वो आर्गूमेंट है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री आज तक ग्रो नहीं की। अगर आप 90s में कंपेयर करें, हमारा जो हमसाया मुल्क है, हम कीमतें उनसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, तो उनके पास बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। कभी BMWs आ रही हैं रेडको के थ्रू, तो कभी शाहनवाज के थ्रू मर्सिडीज़ आ रही हैं। उनके पास सिर्फ वो एक ही गाड़ी होती थी, छोटी सी साबुनदानी टाइप थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्लोज़ कर दिया। उन्होंने कहा जिसने आना है वो इधर बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म है कि आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज़ कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा जी हमने ऑटो मैन्युफैक्चरर को धमकी देनी है, हम 10 साल की इंपोर्ट खोल देंगे। फलाना आया, उसको रेफरेंडम में वोट चाहिए, उसने कहा जी 15 साल की खोल दो। कोई कहता 3 साल की, कोई 4 साल की। सो एक ऐसा सीसो है जिसकी वजह से ऑटो मैन्युफैक्चरर को हमेशा बहाना मिल जाता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। ये ऐसा इन्फेंट है जो कभी बड़ा नहीं हुआ। रीज़न वो कहते हैं जी आपने हमारे लिए कभी पॉलिसी सेम रखी नहीं,
कभी आप 10 साल की इंपोर्ट खोलते हैं हमें डराने के लिए, कभी आप 15 साल की खोल देते हैं, कभी आप 3 साल की खोलते हैं, कभी आप 5 साल की, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं की। क्या ये सच है कि पोर्शे ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया, पोर्शे अब पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो है नहीं बेचेगा? सर ये जितनी मल्टी जो है ना इंपोर्टेड कंपनी होती हैं बहुत सियाने होते हैं। सो पोर्श जब पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा था तब उन्होंने कहा जी हमारा है। जब वो हालात ख़राब हुए, जब उनको लोगों ने ईमेल लिखे, उन्होंने कहा हम तो पहचानते नहीं है कौन है। सिमिलरली अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो ऑडी एक बुक कराई वो लेट हो रही थी, उन्होंने ऑडी इंटरनेशनल को ईमेल लिखा, उन्होंने कहा जी हम इनको नहीं जानते। तो ये हमारे डीलर नहीं है, ये रीसेलर्स हैं। तो रीसेलर्स का क्या मतलब है? जो लेके रीसेल करता है, तो मैं और आप भी कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो यहाँ से प्रॉफिट लेके जाते हैं, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी की बारी आती है तो वो यहाँ पे हाथ नहीं पकड़ाते। तो ये एक पॉलिसी लूप होल है कि आप जितनी बड़ी मर्जी इंपोर्टेड कंपनी लेके आएँ, लोगों से पैसा लें, लेके चले जाएँ, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में हमें जगह जगह पे, हर सड़क पे इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र, प्राडो ये नज़र आती हैं। इनको पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते जी? वॉल्यूम बहुत कम है सर। देखिए जो हमारे यहाँ वेल्थ है ना वो कंसनट्रेटेड है बहुत कम लोगों के हाथ में। सो जो पैसा है वो चंद हाथों में है, वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। सो अगर लैंड क्रूज़र हम एग्जांपल बात कर लें, 6-7-8 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज़र है, वो यहाँ पे अगर बनाने के लिए नंबर जितने चाहिए होंगे उतने लोग नहीं लेने वाले, बहुत लिमिटेड लोग हैं, वो इंपोर्ट कर लेते हैं, उनको 400% ड्यूटी भी कुछ नहीं कहती। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ पे ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जिससे आप प्रोडक्शन उतनी जस्टिफाई कर सकें। एक आम आदमी की पहुंच में कौन सी गाड़ी है जी? आम आदमी की पहुंच में नई गाड़ी तो कोई नहीं है, क्योंकि एक नौकरी पेशा आदमी आज 660 सीसी गाड़ी जो है 30 लाख की वो भी नहीं ले सकता। उसने बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, फिर डिफरेंट इदारों के टैक्स देने हैं, फिर उसको नीलम जेलम सरचार्ज भी पढ़ना है, फिर उसको सारा कुछ पढ़ना है। सो वो सिंपल सी बात है, वो तो बेचारा ज़िंदगी गुजार ले, फिर उसने बच्चों की फ़ीस देनी है, फिर उसने टैक्स वालों को जाके बताना है कि उसने फ़ीस के पैसे कहाँ से अरेंज किए थे। तो ये सारा कुछ करते करते वो बेचारा ज़िंदगी में धूप छाँव में मोटरसाइकिल पे गुजार सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि आम मतवसत तबके का आदमी 0 मीटर गाड़ी खरीद सकता। ये जो हमें मुख्तलिफ शोरूम्स पे इंपोर्टेड गाड़ियाँ नज़र आती हैं, उसमें छोटी भी हैं, उसमें बड़ी भी हैं, और ये जो गाड़ियाँ हैं इनका यहाँ पे कोई सेल्स नेटवर्क नहीं है, उनके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा उसकी भरमार है। तो क्या आम आदमी को ऐसी गाड़ी ख़रीदनी चाहिए? सर एंट्री लेवल पे तो मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि जो 660 सीसी लोग इंपोर्टेड लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो ज़्यादातर एक्सीडेंटेड आती हैं, फिर जब आप यहाँ पे लेते हैं तो उसमें एयरबैग नहीं खुलता, फिर बाद में लोग रोते हैं कि जी महंगी होगी, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बन रही हैं उनमें जो बेयर मिनिमम आपको चाहिए ऑप्शन वो सारी मौजूद है। बट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का ये है कि एक ऑल्टरनेट नेटवर्क बन गया हुआ है, इंपोर्ट होता है, स्क्रैप में आता है, तो यूज़ पार्ट बहुत आ जाता है। तो वो अवेलेबिलिटी तो उस तरह से इशू नहीं है, बट फिर भी एंट्री लेवल में मैं हर एक को यही सजेस्ट करता हूँ कि जो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी वो लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल कैसा देखा? सर इलेक्ट्रिक गाड़ी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल नारों, वादों और कस्मों तक तो बहुत अच्छा है, वैसे कोई नहीं है। बिकॉज अगेन अभी हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी की बात कर रहे थे या गाड़ियों की पॉलिसी की बात कर रहे थे। 2018 में आपने भी नारे सुने होंगे कि टोल भी फ्री होगा, रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगी, सारा कुछ होगा। वो सारे नारे वादे ऐसे ही हैं जैसे इलेक्शन से पहले किए जाते हैं और बाद में फ़ोन नहीं उठाया जाता।